मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नादवारा, फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कालखंड है 1000 से 1707 तक। हम इस पेपर का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हमारा जो विषय चल रहा है वो है शेरशाह के द्वारा किया गया शासन प्रबंध। अभी तक हमने पूर्व के वीडियो में शेरशाह का केंद्रीय शासन प्रबंध देखा था। उसी अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे शेरशाह का प्रांतीय शासन प्रबंध, जिसके अंतर्गत हम परगनों का, ग्रामों का, शेरशाह का भूमि प्रबंध, शेरशाह का सैनिक और पुलिस प्रशासन क्या था, उनके सार्वजनिक कार्य क्या थे, इसका अध्ययन हम करेंगे। शेरशाह का प्रांतीय शासन प्रबंध। शासन प्रबंध की कुशलता हेतु शेरशाह ने अपने राज्य को भागों तथा उपभागों में बांटा हुआ था। डॉक्टर पी सरन का यदि हम मत देखते हैं तो शेरशाह के राज्यों की सबसे बड़ी शासकीय इकाई प्रांत थी और उसका संपूर्ण राज्य ऐसे 12 भागों में विभाजित किया हुआ था। शेरशाह ने अपने राज्यों को ऐसे प्रशासकीय खंडों में विभक्त कर रखा था जो प्रांतों से मिलते जुलते थे। अबुल फजल के अनुसार शेरशाह का राज्य बंगाल को छोड़कर 47 सरकारों में विभक्त था। बंगाल की 19 सरकारों को मिलाकर शेरशाह के राज्य में सरकारों की कुल संख्या 66 थी। मुख्य शिकदार और मुख्य मुंसिफ नामक 2 अधिकारी सरकार का शासन प्रबंध चलाते थे। मुख्य शिकदार सरकार का सैनिक अधिकारी होता था। उसके प्रमुख कार्य कुछ यूं हुआ करते थे: सरकार में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, सड़कों व मार्गों की चौकसी रखना, परगनों के शिकदारों के कार्यों की निगरानी रखना और उन पर नियंत्रण स्थापित करना। मुख्य मुंसिफ सरकार का असैनिक अधिकारी कहलाता था। लगान निश्चित करना, एकत्रित करने वाले कर्मचारियों की जो थी उनकी देखभाल करना, दीवानी मुकदमों का निपटारा, किसानों की शिकायतों को दूर करना आदि मुख्य मुंसिफ के प्रमुख कार्य उस समय हुआ करते थे शेरशाह के प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत। अब परगनों की शासन व्यवस्था क्या थी वो इस प्रकार समझिए। शेरशाह के शासनकाल में प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में बटी हुई थी। परगना राज्य की सबसे छोटी इकाई थे। उसका शासन प्रबंध शिकदार और मुंसिफ कुछ कर्मचारियों की सहायता से चलाया करते थे। शिकदार परगने में शांति और व्यवस्था बनाए रखता था, अपराधियों के मुकदमों को निपटाता था और शाही फरमानों को राज्य में लागू करवाया करता था। मुंसिफ परगनों में राजस्व का मुखिया हुआ करता था। उसका प्रमुख कार्य अपने अधीन कर्मचारियों का निरीक्षण करना और परगने की आय का स्थानीय कोष में उसको जमा करवाना था। एक तरह से आय व्यय का ब्यौरा रखना था। प्रत्येक परगने में एक खजांची और 2 कारकुन हुआ करते थे जो व्यय प्रबंधन है वो किया करते थे। आर्थिक प्रबंधन बोल सकते हैं इसको हम। ग्राम का शासन प्रबंध। ग्रामों का मुख्य शासन प्रबंध पंचायतों के हाथ में था। शेरशाह के शासनकाल में प्रत्येक ग्राम में कुछ योग्य और प्रभावशाली व्यक्तियों की एक सभा या पंचायत हुआ करती थी। इस पंचायत के प्रमुख कार्य ग्राम वालों के झगड़ों के, जो आपस गांव वालों के झगड़े होते थे, गांवों की साफ सफाई का प्रबंध करना होता था, इनकी देखरेख करते थे। प्रत्येक ग्राम में एक पटवारी, मुकद्दम, चौकीदार होते थे। उनके माध्यम से सरकार ग्राम प्रशासन के साथ अपना संपर्क स्थापित किया करती थी। इसी तरह से शेरशाह का भूमि प्रबंध। शेरशाह के सिंहासनारूढ़ होने से पूर्व भूमि प्रबंध की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। भूमि की पैमाइश और वर्गीकरण के संबंध में कोई निश्चित नियम था ही नहीं। इसके अलावा लगान की दर भी निश्चित नहीं थी। मनमर्जी से लगान वसूल कर लेते थे किसानों से। डॉक्टर एस.आर. शर्मा का कथन है कि प्रत्येक परगने में एक कानून को होता था जिससे परगने की पूर्व, वर्तमान, भावी स्थिति का परिचय मिल जाता था। बस इतनी ही व्यवस्था थी। भूमि प्रबंध के इन दोषों को दूर करने के लिए शेरशाह ने प्रजा हितैषी, कुशल एवं सुदृढ़ बनाने के लिए उसने भूमि प्रबंध में बहुत ज़्यादा सुधार किए थे।
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मानना है कि शेरशाह का भूमि प्रबंध मुगलों के लिए एक बहुमूल्य बपौती था। कहने का अर्थ यह है कि शेरशाह की भूमि प्रबंध को ही आगे मुगलों ने अपने शासनकाल में संभवतः थोड़ा थोड़ा करके अपनाया था। भूमि प्रबंध की क्या विशेषताएं थी जो कि शेरशाह ने अपने शासनकाल में लागू की थी, जो कि शायद पहले नहीं था, ना तो बाबर के समय में था, न हुमायूं के समय में था, और न ही उससे पूर्व जो अफगान शासक थे लोधी उनके समय में रहा था। पहला, शेरशाह ने भूमि को मापने की प्रथा फिर से प्रचलित की थी। उसने अपने शासनकाल में प्रत्येक किसान की कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई थी तथा उसका नियमित रिकॉर्ड रखा था। भूमि की पैमाइश करने वालों को वेतन दिया जाता था ताकि वे अपना काम ईमानदारी से करें और किसानों का शोषण नहीं करें। एक अन्य बात और जो थी, शेरशाह ने भूमि को 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया था: उत्तम, मध्यम और हीन। लगान दर के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु डॉक्टर पी सरन के अनुसार लगान के रूप में पैदावार का 1/3 भाग लिया जाता था, किंतु डॉक्टर कानूनगो ये मानते हैं कि भूमि की उपज का 1/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर के अतिरिक्त किसानों से जरीबाना यानी कि पैमाइश करने वालों की फीस और मुहासलाना यानी कि कर इकट्ठा करने वालों की फीस भी ली जाती थी। ये दोनों ही प्रकार के भूमि कर 2.5% से लेकर 5% तक के हुआ करते थे, जिसका निर्धारण शेरशाह द्वारा संभवतः किया गया होगा। इसके अलावा भूमि कर नकदी के रूप में चुकाना पड़ता था, परंतु वह जींस यानी कि अनाज के रूप में भी चुकाया जा सकता था। नकद या गेहूं देकर भी उस भूमि कर की अदायगी की जा सकती थी। किसानों की सुविधा के लिए 2 सरकारी पत्र तैयार किए जाते थे। एक तो था पट्टा और एक था कबूलियत। पट्टे में किसान की भूमि का क्षेत्रफल, खेतों की स्थिति, भूमि कर आदि का विवरण हुआ करता था। सरकारी कर्मचारी इस पत्र को किसान को दे देते थे और उससे कबूलियत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर दिया जाता था। शेरशाह ने भूमि का निर्धारण की कुछ पद्धतियां अपनाई थी, जिनसे बटाई अथवा गल्ला बख्शी, कनकूत एवं जब्ती प्रणाली विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। बटाई प्रणाली के अनुसार पकी हुई फसल को किसान व गांव के चौधरी तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के सामने 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता था। एक हिस्सा सरकार लेती थी, बाकी 2 हिस्से किसानों को मिल जाया करते थे। कनकूत प्रणाली, इसके अंतर्गत किसान और सरकारी कर्मचारी फसल काटने से पहले उपज का अनुमान लगा लेते थे और इसके आधार पर राज्य फसल पकने पर अपना भाग वसूल कर लेता था। जब्ती प्रणाली, इसके अनुसार किसान व सरकार के बीच ठेका हो जाता था, जिसके अनुसार किसान प्रति बीघा की दर से कुछ निश्चित वर्षों के लिए नियत कर देना स्वीकार कर लेता था। उपज कम हो या अधिक, परंतु कर में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती थी। इस तरह की व्यवस्था स्थापित की गई थी। इसी तरह से शेरशाह की मान्यता थी कि कृषकों की समृद्धि में साम्राज्य की समृद्धि निहित है। अतः उसने कृषकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ निश्चित नियम बनाए थे। उदाहरण के अनुसार मैं कुछ बता रही हूँ, आपको देख सुनना। राजस्व कर्मचारियों को आदेश था कि वे कर निर्धारित करते समय सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें और किसानों पर अधिक कर नहीं लगाएं, परंतु कर वसूलते समय किसी प्रकार की नरमी न दिखाएं। सैनिकों को आदेश था कि वे अभियान करते समय फसलों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाएं। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। यदि अनिवार्य कारणों से फसल को हानि पहुंचती थी तो राजकोष से उस हानि की पूर्ति की जाती थी। कृषकों की सुविधा के लिए सरकारी फरमान हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते थे। डॉक्टर कानूनगो का मत है कि यदि शेरशाह 1 या 2 शताब्दी और जीवित रहा होता तो वहाँ जमींदारी की जमात समाप्त हो गई होती
और हिंदुस्तान अथक परिश्रमिक किसानों द्वारा जोते जाने वाले झाड़ी घासहीन एक विस्तृत उपजाऊ भूखंड का प्रदेश होता। अफगान शासक का इतना प्रयत्न करने पर भी उसका भूमि प्रबंध त्रुटि रहित नहीं था। भूमि कर तथा अन्य करों को मिलाकर कृषकों को उपज का एक बहुत बड़ा भाग सरकार को चुकाना पड़ता था। शेरशाह की पूरी सावधानी के बावजूद भी राजस्व विभाग में रिश्वतखोरी प्रचलित थी। राज्य के कई भागों में जागीरदार प्रथा प्रचलित थी और भूमि की उपज शक्ति से कम या अधिक कर लेने की शिकायतें प्राय बादशाह के पास आती जाती रहा करती थीं। इसी के साथ हमारे ये जो शेरशाह का ग्राम प्रशासन और भूमि प्रबंध है, ये अध्ययन हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसी अध्ययन को निरंतर जारी रखेंगे।